हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का कुछ वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जाने थे। और ये ऐतिहासिक स्रोत आज का वीडियो है, जिसमें ऐतिहासिक स्रोत में हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये ऐतिहासिक स्रोत का पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या जाने थे। जैसे आपने देखा था कि वेदों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जान चुके थे। वेद हो गया, वेद में जितने वेद के जो 4 प्रकार थे हम लोग देखे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। उसकी विशेषताएं क्या है मोटा मोटी, यानी कि जो लूसेंट है, लूसेंट के अनुसार हम लोग जान लिए थे। लेकिन इसमें भी वेद जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली लूसेंट में नहीं दिया है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग की आगे की मांग आते जाएगी, वैसे वैसे हम आपको मैटर देते जाएंगे। तो आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी या बिहार बोर्ड का जो भी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से तैयारी करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल का बेल आइकन है उसे दबाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अभी आप तो देखिएगा थोड़ा वीडियो है, थोड़ा लेटली थोड़ा जा रहा है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन गैप करके वीडियो जा रहा है। इसका वजह यह है कि अभी बच्चे पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं और अभी फॉर्म का भी डेट नहीं आया है। तो जैसे ही फॉर्म का डेट आ जाता है और पूरी तरीके से आप एक्टिव हो जाते हैं, तो आपके आवश्यकता के अनुसार एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी जा सकती है, यानी कि जैसी आपकी मांग होगी उसके अनुसार जाती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जान चुके थे 60 तक, यानी कि हम लोग कुछ पहले फैक्ट जाने थे। आज 8वां फैक्ट हम लोग जानेंगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस में दिखाई गई है? तो मैत्रेयी जो संहिता है, यानी कि जो वेद के अंतर्गत आता है, मैत्रेयी संहिता, उसमें हमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दर्शाई गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्रामाणिक जो स्मृति मानी जाती है वो मनु स्मृति मानी जाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो शुंग काल में हुई थी, यानी कि ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि मनु स्मृति का संबंध किस काल से है, तो वहाँ पे आंसर होगा शुंग काल से। चलिए अगला है कि पुरुषों को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि किस ब्राह्मण में कहा गया है? पुरुषों को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अब ये ब्राह्मण क्या होता है जी, आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो जैसे हम लोग देख रहे थे, शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे वेद। वेद, तो वेद से छोटा होता है आपका उपवेद। उपवेद हो गया। उपवेद से छोटा होता है आपका उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद हो गया। उपनिषद से छोटा होता है आपका ब्राह्मण, और ब्राह्मण से छोटा होता है आपका, उससे भी छोटा होता है अर्यक। अर्यक हो गया। अब इसमें आप देखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा हो गया देश। देश के अंतर्गत मतलब अभी हम देश के अंदर देखते हैं, तो देश से अंदर आ गया आपका राज्य हो गया। राज्य के अंतर्गत क्या आ गया? जिला हो गया। जिला के अंतर्गत प्रखंड हो गया। प्रखंड के अंतर्गत गांव आ गया। यानी कि छोटे छोटे इकाइयों में ये बट रहा है। उसी तरह वेद हो गया, तो वेद भी, वेद से छोटा क्या हो गया? उपवेद। उपवेद से छोटा क्या हो गया? उपनिषद। उपनिषद से छोटा क्या हो गया? ब्राह्मण। और ब्राह्मण से छोटा क्या होता है? अर्यक। तो उसी तरह पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि पुरुषों को अर्धांगिनी कहाँ पे दर्शाया गया है? तो वही आपका शतपथ जो ब्राह्मण है, वो जो ऋग्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, उसमें दर्शाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्जित है, यानी कि कहाँ पे वर्जित है, यानी कि इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो जातक में की गई है। यानी कि जातक ब्राह्मण जो है उसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला है, बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन कहाँ किया गया है? तो बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन कथा वस्तु में किया गया है। कथा वस्तु के माध्यम से किया गया है। अगला है
यहाँ पे देखिए कथा वस्तु के जो लेखक हैं हीनयान है, ये पूछा है कि कथा वस्तु किसके द्वारा लिखा गया है, तो हीनयान के द्वारा। अगला है आपका कि जैन साहित्य को कहते हैं, यानी कि जैन साहित्य को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा आपका आगम। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये तो कोई भी जानता होगा, हालांकि ये हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं लेकिन ऐतिहासिक स्रोत है तो उसमें हमें मिल गया है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हो गए वो चाणक्य या विष्णुगुप्त हो गए, यानी कि इन्हीं को कई नाम से जाना गया, चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, तो इनको 3 नामों से जाना जाता है। और देखिएगा अर्थशास्त्र के ये लेखक हैं, और अर्थशास्त्र के आधुनिक पिता किन्हें कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का तो लेखक या कहिए या पिता कहिए, तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। और अर्थशास्त्र के आधुनिक पिता किन्हें कहा जाता है, तो वहाँ पे होगा आपका एडम स्मिथ। चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, जैसे आप लोग बताते हैं तो वैसे उसके अनुसार हौसला अफजाई भी होता है, और जैसे आपकी मांग होगी जिस तरीके से अगर कहिएगा तो इस टाइप से सेशन लाया जाएगा, नहीं तो बोर्ड पे जैसे पहले का सेशन आता था बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना समझाना, तो वो लाया जाएगा। यानी कि आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके से सेशन को चलाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम, यहाँ देखिएगा छूटा है, सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किसने किया, यानी कि जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मतलब क्या कि शुरू से लेकर अंत तक लिखने का प्रयास किसने किया, तो कलहण ने। अगला क्वेश्चन है अपने का देखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक यानी कि कलहण है, इसका संबंध किस राज्य से है या किसके इतिहास से है, तो आंसर है आपका कश्मीर के इतिहास से। देखिएगा ये जो क्वेश्चन इसमें दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है। ये जो आपका राजतरंगिणी के लेखक हो गया कलहण, ये भी एग्जाम में पूछा है, और कश्मीर के ऐसे पूछ सकता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में दे देगा कश्मीर के इतिहास से, जम्मू, और उसके बाद ऐसे दे सकता है जम्मू कश्मीर, दोनों कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं सिर्फ कश्मीर ही देता है, यानी कि अलग 4 स्टेट का नाम दे देगा, उसमें से आपको कश्मीर चुनना है। अगला है आपका चचनामा के लेखक कौन है, तो चचनामा के लेखक जो है वो अली अहमद हैं। अगला है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। उसके बाद गार्गी संहिता के लेखक कौन है, तो कल्यायन है। उसके बाद इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम अपने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने इतिहास के बारे में बताया था। अगला है आपका इंडिका का लेखक कौन है, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था, ये पूछा है देख लीजिएगा, मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। अगला है आपका नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा, तो प्लिनी ने। अगला है फाहियान किसके दरबार में आया था, फाहियान यानी कि फाहियान जो था किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला है आपका हेंगसान किसके काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के काल में। आपने 2 देखा, ये जो यात्री हो गए इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन किसके काल में आया था। एक आप देखिएगा अलबरूनी था, एक अलबरूनी था, ये किसके शासनकाल में आया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अलबरूनी। और एक मेगास्थनीज था, तो मेगास्थनीज किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के। और अलबरूनी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है हेंगसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वीसी जो वाइस चांसलर होते हैं वे कौन थे। जिस समय हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस समय यहाँ के वीसी जो कुलपति होते हैं वो कौन थे, तो इसका आंसर होगा आचार्य शिलभद्र। अगला क्वेश्चन है आपका किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज के लेखक कौन हैं, तो अलबरूनी। अभी हम आपसे पूछे थे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ। और मेगास्थनीज के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
अगला है इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। इब्न बतूता, तो इसका रेहला है। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि जितने लोगों का जीवनी लिखा जाता है तो उसका अलग अलग नाम होता है, तो उसी तरह जो है इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था, तो वो या अन्य देशों की जो यात्रा किया उसको जिस बुक में लिखा गया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका रेहला। अगला है भारतीय पुरातत्व का पितामह किन्हें कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किन्हें कहा जाता है, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कर्निघन। अलेक्जेंडर कर्निघन। अगला है आपका भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ऐसे पूछ देता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो आप लोग वहाँ देखिएगा कलिंग राज के जो शासक थे खारवेल, कलिंग राज के जो शासक थे खारवेल, उनसे संबंधित है। आगे ये सब आपको मिलेगा, हालांकि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला था। सती प्रथा का यानी कि किस अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिला था, तो आंसर होगा एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आहत। जबकि प्राचीनतम जो सिक्के हैं उसको साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसे प्राचीनतम सिक्कों को तो अभी हम आहत के नाम से जानते हैं, लेकिन साहित्य में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा कसापर्सन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, तो आंसर यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। अगला है आपका विभिन्न शासक से संबंधित अभिलेख। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीके जीएस पूछता है, यानी कि मस्ट है ये रहता है। ये बहुत ही ऐसा कहिए रीड है सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप लोग देखिए। सबसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो अभी हम आपको बताए थे उस ऊपर कलिंग राज खारवेल थे, उनसे संबंधित था। अगला है जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो राजा रुद्रदामन से। राजा रुद्रदामन से। अगला है नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, तो गौतमी बलसरई से संबंधित है। अगला है प्रयाग स्तंभ, तो समुद्रगुप्त से। अगला है ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो राजा रुद्रदामन से। अगला है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर एपिग्राफी। इसके अलावे भी आप देखिएगा कुछ इधर भी अभिलेख हैं, जिसमें था आपका ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो आंसर प्रतिहार जो नरेश थे उनसे संबंधित था। उसके अलावे था आपका मंदौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो मालवा का जो नरेश थे यशोवर्मन उनसे संबंधित था। तो ये दो अभिलेख था, यहाँ देख लीजिएगा। पहला कौन सा था, ग्वालियर अभिलेख, तो ये प्रतिहार नरेश भोज थे उनसे संबंधित था। तो ये खैर उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अभिलेख में यहाँ देखिएगा ये आपका हाथी गुफा अभिलेख हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। नासिक हो गया, प्रयागराज हो गया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक इसमें और अभिलेख था जो कि लूसेंट में आपको नहीं दिया गया है, बैसेस अभिलेख जो होता था एक बैसेस अभिलेख, वो किससे अभिलेख थे, तो उसका आंसर होगा कनाद या उलुक। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बैसेस जो आपका अभिलेख है वो राजा कनाद या उलुक से संबंधित है, ये आपका लूसेंट में नहीं दिया है। अगला हम लोग देखे थे अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आंसर हुआ था एपिग्राफ। अगला क्वेश्चन है आपका पंचांग शब्द का संबंध किस मंदिर किससे है। पंचांग शब्द का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा आपका मंदिर।
अगला है महादेश्वर एवं लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है। महादेश्वर और लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर होगा खजुराहो। उसका आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो। अगला है बृहदेश्वर एवं लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर। अगला है आपका दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवगढ़ यानी कि यूपी में देवगढ़ है। उसके बाद है गोंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर हो गया आपका महाराष्ट्र। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में मेरा खुद एक BHU का एग्ज़ाम है। अगर BHU का एग्ज़ाम हम अपना एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद पूरी तरीके से आपको फाइनली पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करवा देंगे। तो अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।